गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्व। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और ये जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं और इनकी उपलब्धता और इनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, दोबारा से इसको रिवाइज करा देते हैं। देखो, पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी ऑर्बिटलों में भरते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश, जिसे संयोजी कोश भी कहते हैं, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126 होता है। पी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और पी ब्लॉक तत्व धातु, अधातु और उपधातु तीनों हैं। उपधातु वे होती हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं। तो पी ब्लॉक तत्व किसे कहेंगे? पी ब्लॉक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? पी ऑर्बिटलों में भरते हैं, बाह्यतम कोश के पी ऑर्बिटलों में भरते हैं। और देखो, जो पी कोश होता है, पी कोश में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यानी कि एक पी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसलिए जो पी ब्लॉक तत्व है, इनको आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आवर्त, पीरियड्स। और जो 18 खड़े कॉलम हैं उनको बोलते हैं वर्ग या ग्रुप्स। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो वर्ग 13 से जो 18 तक के तत्व है, ये जो 6 जो खड़े कॉलम हैं, ये दाईं ओर, ये खड़े कॉलम कौन कौन से हैं? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व कहलाते हैं क्या? पी ब्लॉक तत्व। और इन्हें पी ब्लॉक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटलों में भरते हैं। देखो, जैसे ये है बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। अब इसका फिर 2p2 हो जाएगा, इसका 2p3 हो जाएगा, 2p4 2p5 2p6 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? बाह्यतम कोश के पी ऑर्बिटलों में भरते हैं। तो ये तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। और इनका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ns2 np126 होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं और आवर्त सारणी में ये कहाँ रखे गए हैं, किस किस वर्गों के तत्व को कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। तो ये वर्ग 13 से 18 तक के तत्व। देखो, वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व हैं? वर्ग 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। ये वर्ग 13 से 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं पी ब्लॉक तत्व। और ये जो पी ब्लॉक तत्व है, इन पी ब्लॉक तत्वों के अलग अलग वर्गों के कुछ विशेष नाम भी है। देखो, जैसे ये वर्ग
ये तो कहलाते हैं बोरोन परिवार के तत्व, ये कहलाते हैं वर्ग 13 के तत्व कहलाते हैं बोरोन परिवार के तत्व, ये कहलाते हैं कार्बन परिवार के तत्व। और ये जो वर्ग 15 के तत्व है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, इनको वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन्स वर्ग 15 के तत्व कहलाते हैं निकोजन्स, या इनको निकटाइड भी बोलते हैं, निकटाइड्स भी बोलते हैं। वर्ग 15 के तत्व क्या बोलते हैं? निकोजन्स, यानी निकटाइड बोलते हैं। जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजन बोलते हैं, कैल्कोजन, अंग्रेजी ये कैल्कोजन से इनको बोलते हैं। और वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन, इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन, है ना। और जो वर्ग 18 होता है, वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं, वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी बोलते हैं। और इस वर्ग के तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्व, या इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें, इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें। तो ये इनके कुछ विशेष नाम भी है ना। वर्ग 15 निकोजन, 16 कैल्कोजन्स, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन, वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस तत्व, या इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेज। देखो ये जो अलग अलग वर्ग है, पी ब्लॉक जो ये तत्व है, इनको याद रखने के कुछ आसान तरीके भी है कि कैसे हम वर्ग 13 के तत्वों को कैसे याद रखें, वर्ग 14 के तत्वों को कैसे याद रखें, है ना। तो इन तत्वों के लिए, इन वर्गों के लिए कुछ सेंटेंस है जो अपनी सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे ये है, देखो वर्ग 13 के तत्वों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CSIG SNPB, है ना, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व है। इसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ये वर्ग 16 के तत्वों को कैसे याद रख सकते हैं? ओस से टीपो, है ना, ओस से टीपो, है ना, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और हैलोजनों को ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और ये देखो ये शून्य वर्ग के तत्व है, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रवीना, है ना, मजेदार। हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रवीना। तो इस प्रकार से आप खुद भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं जिससे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, एक ये जो हीलियम है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। देखो हीलियम में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटलों में भरते हैं। एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो हीलियम है, बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हीलियम को भी पी ब्लॉक तत्व माना जाता है। इसको पी ब्लॉक तत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक उपकोष है, यही पूरा भरा हुआ है। एक कोष होता है ना, पहला कोष है पूरा भरा हुआ है, और ये भी
बाकी तत्वों के समान नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन इनके समान ये भी रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। इसलिए हीलियम, क्योंकि इसका कोश पूरा भरा हुआ है अक्रिय गैसों के समान अन्य, और ये भी रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, इसलिए हीलियम को भी पी ब्लॉक तत्व माना जाता है। देखिए, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर चलते हैं या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे आयनन एंथैल्पी है, इधर चलेंगे आवर्त में तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता बढ़ता है ना। वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो तत्वों के विभिन्न गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। और ये गुण जो होते हैं ये तत्वों के परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उससे संबंधित होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु आकार है ना पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कहीं परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज आपको फर्स्ट ईयर में बताई गई है। तो बताइए आप, जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, देखो जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार है ना, या कहें परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। इसका क्या कारण है? देखो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होती है, देखो परमाणु के केंद्र में होता है परमाणु का नाभिक, परमाणु के केंद्र और उसके बाह्य कोश के बीच की दूरी कहलाती है परमाणु त्रिज्या, है ना। परमाणु त्रिज्या ज्यादा होने पर परमाणु का आकार बड़ा होता है, परमाणु त्रिज्या छोटी होने पर परमाणु का आकार छोटा होता है। हालांकि यह एक काल्पनिक परिभाषा है, क्योंकि आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षाएं नहीं होती। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन अभ्र के रूप में नाभिक के चारों ओर फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन अभ्र की कोई स्पष्ट परिसीमा नहीं होती। परमाणु त्रिज्या से मतलब है कि परमाणुओं की जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है उससे मतलब होता है। देखो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? जो सहसंयोजक अणु होता है ना, सहसंयोजक अणु में देखो जैसे ऑक्सीजन है, ये अणु है। सहसंयोजक अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग कहलाता है। जैसे ये इसको इस तरीके से देखिए, ये ऑक्सीजन का अणु मान लीजिए, इसका नाभिक ये एक O का ये, तो दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या से मतलब होता है सहसंयोजक त्रिज्या से बस आप अनुमान लगा लीजिए, परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो परमाणु का आकार बड़ा होता है, और परमाणु त्रिज्या छोटी है तो परमाणु का आकार छोटा होगा। तो देखो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, किसी भी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो परमाणुओं का जो आकार है, परमाणुओं की जो त्रिज्या है, वो परमाणुओं की त्रिज्या बढ़ती है। देखो कैसे बढ़ती है परमाणुओं की त्रिज्या? देखो जैसे ये है बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। अगर सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 3। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 8 3। देखो इसमें 1 2 कोष है। ये दूसरे आवर्त के जो तत्व है ना, इनमें 2 कोष होते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों में 3 कोष होंगे सभी में। चौथे आवर्त के तत्वों में सब में 4 कोष होते हैं।
पांचवें में 5 कोष होंगे, छठवें आवर्त के तत्वों में 6 कोष होते हैं। तो देखो जब हम नीचे की ओर चलते हैं ना, देखो जैसे इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है। अगर हम कोष को ऐसे प्रदर्शित करें, ये परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ये पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये फिर दूसरा कोष जिसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। अब इसमें एक कोष और बढ़ गया, ये तो हो गया बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें एक कोष और बढ़ जाता है, देखो इसमें 2 कोष हो गए, 1 2, इसमें 3 कोष हो जाएंगे, एक कोष और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो नीचे की ओर चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। तो ध्यान रखिए, जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि नीचे की ओर चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, ध्यान रखिए। अच्छा, और जब हम किसी आवर्त में ऐसे चलते हैं बाएं से दाईं ओर, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, ये तीसरे आवर्त के तत्व, ये चौथे आवर्त के तत्व। देखो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं होती है, जो सहसंयोजक परमाणु त्रिज्याएं होती है ना, परमाणु त्रिज्याएं बोरोन से लेकर के फ्लोरीन तक घटती है। परमाणु त्रिज्याएं या परमाणु आकार, है ना, परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, देखो 5 6 7 8 9, है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु का जो आकार है या कहे परमाणु की जो त्रिज्या है उसका मान घटता है। अब ये घटता क्यों है? अच्छा इसको देखिए, देखो जब हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं ना तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश अंग्रेजी में बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। देखो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं ना तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, नियमित रूप से बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ। तो इसलिए परमाणु का आकार जो होता है वो छोटा होता जाता है। अब देखो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान किस प्रकार से बढ़ता है। देखो जैसे आप ये मान लीजिए, ये सोडियम परमाणु का नाभिक है, देखिए यहाँ पर परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 5 6 8, मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। देखो किसी भी परमाणु में, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है, और ये परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु होता है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। तो परमाणु नाभिक का जो धनावेश है वो सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण बल से बांधे रखता है। इस पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के आवेश से नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं और नाभिक से वो जुड़े रहते हैं। देखो किसी परमाणु में ये जो, देखो ये भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के बाहर का पहला कोष, दूसरा कोष, ये क्या है, भीतरी कोष है, और ये क्या है, बाह्य कोष है, सबसे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु में जो भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये
बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए बीच में आवरण या ये बीच में पर्दे का काम करते हैं। किसी परमाणु में भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए ये बीच में आवरण या पर्दे का काम करते हैं, जिस वजह से नाभिक जितना आकर्षण बल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाता है उससे कम आकर्षण बल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगता है, क्योंकि ये भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीच में ये आवरण का या पर्दे का ये कार्य करते हैं। तो इस आवरण प्रभाव है ना, या इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको शील्डिंग इफेक्ट। तो इस आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक वास्तव में जितना बल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाता है ना, उससे कम आकर्षण बल ही इस पर लग पाता है, क्योंकि ये जो भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, बीच में ये आवरण का काम करते हैं या परिरक्षण का कार्य करते हैं, या ये बीच में ये शील्ड का कार्य करते हैं। तो इस आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव को निरस्त करने के पश्चात में वास्तव में जितना नाभिकीय आवेश बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत होता है वही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसी को कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत नाभिकीय आवेश ही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि किसी परमाणु में भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल को कम कर देते हैं, क्योंकि ये भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन बीच में आवरण या पर्दे का कार्य करते हैं। तो इस आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव को निरस्त करने के पश्चात में वास्तव में जितना नाभिकीय आवेश बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत होता है वही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और देखो, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होता है ना, इलेक्ट्रॉन उतना ही आकर्षण बल से नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो, अगर बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम है तो इसका मतलब नाभिक की पकड़ इलेक्ट्रॉन पर कम है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर तो इसका मतलब नाभिक की जो पकड़ होती है ना बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा होती है। नाभिक ज्यादा आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बात ध्यान रखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना वो घटती है। अच्छा देखो, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं ना, किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान बाह्य कोश में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन समान बाह्य कोश में भरते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन समान बाह्य कोश में भरते हैं तो वे एक दूसरे का नाभिकीय आवेश से परिरक्षण बहुत कम करते हैं। देखो, जैसे ये बोरोन है, बोरोन इसमें बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 तो ये हो गए, 3 बचे, 3 ये हो गए। अब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और बढ़ेगा, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हैं? समान बाह्य कोश में भर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन समान बाह्य कोश में भर रहे हैं। देखो, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। नाभिक का जो धनावेश होता है वो किसकी वजह से होता है? ये धनावेश किसकी वजह से होता है? प्रोटॉनों की संख्या की वजह से होता है। देखो, जब हम इधर को जाते हैं ना
तो नाभिक का धनावेश एक एक यूनिट बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो जब आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन समान बाह्य कोश में प्रवेश करते हैं। अब समान बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश का एक दूसरे से परिरक्षण बहुत कम करते हैं। मतलब वो एक दूसरे के लिए बहुत कम आवरण का कार्य करते हैं। समझ रहे हो बात को? जो समान बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए आवरण का कहे कार्य नहीं करते, या एक दूसरे के लिए बहुत कम आवरण का कार्य करते हैं। इसलिए जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं ना, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रॉन समान बाह्य कोश में भरेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन समान बाह्य कोश में भरते हैं, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। तो ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारे गुण तत्वों के परमाणु की त्रिज्या या परमाणु के आकार से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलेंगे तो परमाणु की त्रिज्या हैलोजन तक घटती है। अच्छा देखो, इन तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है, देखो जैसे मैंने ये लिख दिया बोरोन का 5, 13, 31, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे 8 का डिफरेंस होता है और यहाँ पे 18 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 18 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 32 का डिफरेंस होता है। तो नीचे वर्ग में जाते हुए जैसे ये कार्बन है, इसमें 8 और जोड़ दीजिए, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आ जाएगा, 18 जोड़ दीजिए तो जर्मेनियम का आ जाएगा, फिर 18 जोड़िए SN का आ जाएगा, इसमें 32 जोड़िए PB का आ जाएगा। और देखो यहाँ पर मैंने 6 आवर्त सारणी में 7 आवर्त है कुल मिलाकर के, यहाँ मैंने 6 तक के तत्वों के प्रतीक मैंने लिखे हैं। जो 7वां तत्व है उसके जो 7वां आवर्त है उसके तत्व जो है उनका उनके रसायन का अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है उनका रसायन, तो इस वजह से मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखे, ये ध्यान रखिए आप। अब देखो, जो वर्ग 13 और 14 के जो तत्व है, वर्ग 13 और 14 के तत्वों के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। हम यहाँ पर सेकेंड ईयर में ये 15, 16, 17 और 18 वर्गों के जो तत्व हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व, और वर्ग 15 के तत्वों को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व, या इनको बोलते हैं निकोजन्स या निकटाइन। वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, है ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ऐसे ही आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटेंस बना करके इनको याद रख सकते हैं, है ना। अगर कोई ऐसे सरल सेंटेंस आपको पता है जिससे इनके नाम आसानी से याद हो सके तो अपने दोस्तों को भी उसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको आसानी से याद कर सके। तो अब हम अध्ययन करेंगे ये जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं? निकोजन्स भी इनको बोलते हैं। पहले बात करते हैं उपलब्धता के बारे में। अकरेंस, उपलब्धता। नाइट्रोजन तत्व जो होता है, आणविक नाइट्रोजन N2 के रूप में वायुमंडलीय गैसों में आयतन से 78% होता है। जो वायुमंडलीय गैसें होती है ना, आयतन के अनुसार उनमें 78% नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस को डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं। और तो ये तो बात हुई वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपलब्धता के बारे में। और जो भूप्रपटी होती है ना,
भूप्रपटी अर्थ क्रस्ट, भूप्रपटी अर्थ क्रस्ट। भूप्रपटी में नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर या इसे चिली सोरा भी कहते हैं, इस रूप में पाया जाता है। KNO3 को बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर या इंडियन सोरा, इस रूप में पाया जाता है। और कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं नॉर्वे साल्ट पीटर, नॉर्वे साल्ट पीटर। तो भूप्रपटी में नाइट्रोजन इन यौगिकों के रूप में मुख्यतः पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो नाइट्रोजन तत्व होता है ये प्रोटीन के रूप में पाया जाता है पेड़ पौधों और जो जंतु होते हैं उनके शरीर में। तो ये बात हुई नाइट्रोजन। जो फास्फोरस तत्व होता है, फास्फोरस तत्व एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस तत्व एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है। देखो एपेटाइट खनिज क्या होते हैं, जिनका सूत्र होता है Ca9PO4 का होल 6 CaX2। ये एपेटाइट वर्ग के खनिजों का सूत्र होता है, जहां X बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन और OH समूह होता है। जैसे अगर हम F ले X की जगह तो ये हो जाएगा Ca9PO4 का होल 6 CaF2, है ना। इसका नाम है फ्लूओरएपेटाइट, फ्लूओरएपेटाइट। ये फास्फेट जो चट्टानें होती हैं ना, उनका मुख्य अवयव होता है फ्लूओरएपेटाइट। ऐसे ही अगर यहाँ पे Cl ले लें तो ये क्लोरएपेटाइट, और अगर OH ले लें तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। तो जो फास्फोरस तत्व होता है एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे फ्लोरएपेटाइट के रूप में। इसके अतिरिक्त जो फास्फोरस तत्व होता है ये हमारी हड्डियों का एक मुख्य अवयव होता है। ये जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है और फास्फोप्रोटीन के रूप में ये दूध में और अंडों में पाया जाता है। ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये जो तत्व है ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात हुई इनकी उपलब्धता की। अब बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 होता है। और देखो ये S जो ऑर्बिटल है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है ना। S उपकोश में ये भी ध्यान रखो, S उपकोश में एक S ऑर्बिटल होता है, P उपकोश में 3 P ऑर्बिटल होते हैं। तो ये उपकोश पूरा भरा हुआ है और ये उपकोष आधा भरा हुआ है ना। P उपकोश जो होता है ना 3 P ऑर्बिटल होते हैं, तो ये आधा भरा हुआ है। तो जो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें सभी ऑर्बिटल या तो पूर्ण रूप से भरे होते हैं या वे पूर्ण रूप से आधे भरे होते हैं। ये पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ P कोश है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये आधा भरा हुआ कक्षकों का आधा भरा हुआ विन्यास इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थायित्व प्रदान करता है। इस वजह से P उपकोश पूर्ण रूप से आधा भरा होने के कारण इन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो अस्थायी होते हैं। देखो इन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे नाइट्रोजन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, है ना।
और देखो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसे शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं He, है ना। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये यहां से यहां तक का, और ये लिखेंगे 2s2 2p3। ऐसे ही ये यहां से यहां तक का नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। फास्फोरस, देखो नाइट्रोजन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको बिल्कुल पक्का आना चाहिए। क्या होता है, 15 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसे शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसे लिख सकते हैं नियोन और 3s2 3p3, है ना। और देखो ये यहां से लेकर के यहां तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है आर्गन का, है ना। आर्गन का 18 होता है ना, 2 8 8। तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या लिख सकते हैं, आर्गन और 3d10 4s2 4p3, है ना। ऐसे ही इसका एंटीमनी का लिख सकते हैं हम क्रिप्टन, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। ऐसे ही इसका लिख सकते हैं हम जीनॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनॉन लिखेंगे, और शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। तो ये इस प्रकार से इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, और इनके विन्यास ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि जो पी फोर्स होता है वो पूर्ण रूप से आधा भरा होता है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब देखते हैं इनके परमाणु व आयनी त्रिज्याएं, इनकी जो परमाणु व आयनी त्रिज्याएं। और जो परमाणु त्रिज्या है ना, उसका मतलब है कि वो सहसंयोजक त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम, परमाणु व आयनी त्रिज्या। देखो जैसे मैंने आपको बताया, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। आवर्त में चलेंगे बाएं से दाईं ओर, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए परमाणु त्रिज्याएं घटती है, ध्यान रखो। अब अगला हेडिंग आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, देखो किसी परमाणु में से, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, दोबारा रिवाइज कराता हूं आपके, कि जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वही कहलाती है उसकी आयनन एंथैल्पी। अब जो ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी कि जो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं ना, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है क्योंकि इनमें पी कोष आधा भरा होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। देखो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है ना, वर्ग 15 के तत्वों की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है वो वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होती है। इसकी आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसकी आयनन एंथैल्पी का मान सल्फर से ज्यादा है, जबकि होना चाहिए था कम, है इनका ज्यादा। ये होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, यानी कि वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है कि क्या कारण है, जो नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो एग्जाम में पूछा हुआ है क्या कारण है नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो इसका कारण ये है, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 है ना, और ये
पी कोष, ये पी कोष मैंने बना दिया 2p। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। देखो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ पी कोष है ना। ये क्या है? ये 2p3 तो है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2, परमाणु क्रमांक 8। जितना परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि जितने परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, और किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? देखो 4 ही हो गए, 4 बचे। 1 पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये क्या है? 2p। देखो जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अगर ये आता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। क्यों? तो इसका कारण है कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज़्यादा अस्थायी होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने में अधिक ऊर्जा चाहिए। आयनन एंथैल्पी, इसी तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए हमें वही होती है आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में प्रतिकर्षण कम होता है क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना कठिन है, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। ये आसानी से, इस इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, मतलब इसे हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अधिक अस्थायी होता है। यानी कि जो 2p3 व्यवस्था होती है वो 2p4 व्यवस्था से ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए नाइट्रोजन की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको निगेटिविटी। देखो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? देखो विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी अणु में जो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं उनके द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है तत्व की विद्युत ऋणात्मकता। देखो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म तत्व की ओर उतना ही ज़्यादा आकर्षित होता है। और देखो जो छोटे परमाणु होते हैं ना, छोटे परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है ना। तो इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। समझ रहे? छोटे परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है। तो जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। तो इसीलिए जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं ना, नाइट्रोजन से विषमित की ओर चलते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अब देखते हैं इनके भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण देखो, जो ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व है ये सभी बहुपरमाणु होते हैं। नाइट्रोजन जो होती है ये द्विपरमाणुक, ये सभी तत्व जो होते हैं ना बहुपरमाणु अणु बनाते हैं। बहुपरमाणु अणु जिनमें बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। जैसा नाइट्रोजन होती है ये एक द्विपरमाणुक यानी कि डाई एटॉमिक अणु बनाती है। नाइट्रोजन गैस में ये तत्व क्या होता है? द्विपरमाणु, 2 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं।
जो फास्फोरस तत्व होता है P4 के रूप में पाया जाता है, आर्सेनिक AS4 के रूप में पाया जाता है। तो ये जो तत्व है ये बहुपरमाणु को अणु बनाते हैं। और एक चीज और देखो, जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं ना तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। देखो धात्विक लक्षण बढ़ता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन अधातु, फास्फोरस भी अधातु, आर्सेनिक उपधातु मेटेलोइड्स, एंटीमनी उपधातु मेटेलोइड्स, और जो विस्मित होती है ये होती है धातु, ये होती है मेटल। तो जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं ना तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। और नाइट्रोजन तत्व के अलावा ये सभी तत्व जो है अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, एलोट्रोपी, है ना, एलोट्रोपी, अपर रूपता ये प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता कहते हैं किसी तत्व का एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना कहलाता है अपर रूपता। तो ये हमने बात की है पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, और आज हमने शुरू किया है नाइट्रोजन परिवार के तत्व और इनके कुछ हमने भौतिक गुणों के बारे में आपको बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में जो हमने आपको बताया है वो आया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना है ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।